Okay. So in previous class we have started the magnetic coupled circuits. Okay. तो जिसका हमने एग्जांपल देखा था ट्रांसफार्मर. ओके. सो वी हैव स्टडीड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था. और जब अगर क्वेश्चन के अंदर दो वाइंडिंग्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया जाता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, है ना, डॉट कन्वेंशन क्या होता है. ओके. दिस ऑल वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. और अगर सीरीज में अगर दो इंडक्टर कनेक्टेड हैं तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा. ओके. और दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव है तो क्या होगा, +2m होगा, नेगेटिव है तो -2m होगा. ओके. फिर आफ्टर हमने डिराइव की थी. ओके. फिर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि दिस इज़ हाउ यू कैन बेसिकली आइडेंटिफाई कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस आएगा या माइनस आएगा. ठीक है. फिर हमने क्वेश्चंस कर लिए थे. ओके. So now today we will be deriving the energy stored in coupled circuit. अभी तक अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं था तो सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो एनर्जी हमने डिराइव कर चुके हैं इंडक्टर वाले चैप्टर के अंदर, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर. ये अगर याद होगा तो ओके, ये हम डिराइव कर चुके हैं. ओके. बट अगर दो सर्किट प्रेजेंट है और बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है तो एनर्जी स्टोर क्या होगी. ओके. सपोज म्यूचुअल इंडक्टेंस एब्सेंट है. सो व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ दिस सर्किट विद दैट विल बी इक्वल टू हाफ L1 I1 का स्क्वायर. सिमिलरली हाफ L2 I2 का स्क्वायर. सिंपल. ओके. बट अब म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे रखा है तो उसकी वजह से क्या एनर्जी ऐड होगी, क्या सब्ट्रैक्ट होगी, दैट वी विल बी डिराइविंग टुडे. चलो. सो फर्स्ट हम जो कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज मैंने कंसिडर किया है कि सपोज I2 करंट इज ज़ीरो. फॉर एग्जांपल द I2 करंट इज ज़ीरो. ओके. नाउ I2 करंट ज़ीरो है. नाउ द एनर्जी स्टोर्ड बेसिकली इन दिस सर्किट और इन दिस कॉइल L1 कॉइल. L1 I2 करंट मैंने क्या मान लिया, ज़ीरो. अब I2 करंट ज़ीरो है तो इसकी वजह से म्यूचुअल इफेक्ट भी क्या होगा, नहीं होगा. क्योंकि इसके अंदर अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस के अगर हम इफेक्ट माने, वोल्टेज डेवलप्ड होगी, वो क्या होगी, M dI2/dt. ओके. तो I2 तो मेरा जीरो है तो दिस वोल्टेज विल बी जीरो. तो सिर्फ इसके अंदर जो वोल्टेज डेवलप होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ L1 I1 का स्क्वायर. वो या फिर आप डायरेक्ट डिराइव कर सकते हो V1 × I1. यही तो होगा पावर इस सर्किट के अंदर. ठीक है. मैंने क्या माना है, what I have considered that V1 is active and I1 is flowing, and suppose I2 is 0. So the power basically in the coil first, this is coil 1 and this is coil 2. The power in coil 1 is V1 × I1. ये रहा. ठीक है. सो I1 and what is the V1 voltage developed, that is equal to L1 dI1/dt. सिम. अब इसको इंटीग्रेट करो कहाँ से, जीरो से I1. सपोज कैपिटल I1 मेरी फाइनल अचीव्ड वैल्यू है. ओके. जो वेरी कर रही है. तो जो अब जैसे ही पुट करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा हाफ L1 I1 स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ दिस कॉइल. ओके. नाउ अब हमने क्या माना कि सपोज ये जो पहला सर्किट है I1 तो हमारा क्या वेरिएबल है. ओके. सो हमने मान लिया कि पहले सर्किट के अंदर फाइनल करंट अचीव्ड हो चुका है I1 और कांस्टेंट हो गया है. ओके. क्या माना मैंने, फाइनल करंट I1 अचीव हो चुका है. ओके. सेकेंड केस में अब इस L2 कॉइल के अंदर मैं मेजर करना चाहता हूँ एनर्जी. तो उसके लिए मैंने अज्यूम किया है कि सपोज द I1 करंट ऑफ कॉइल 1, स्मॉल I1 करंट हैज रीच्ड इट्स फाइनल वैल्यू दैट इज कैपिटल I1. ओके. नाउ इसके अंदर अब बेसिकली क्या होगा, I2 करंट फ्लो करेगा. ओके. अब I2 करंट फ्लो कर रहा है. ओके. नाउ I2 करंट फ्लो कर रहा है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगी V2 की सेल्फ की, दैट विल बी इक्वल टू L2 इनटू या फिर जो वोल्टेज डेवलप होगी LdI/dt के हिसाब से L2 dV2/dt. ओके. सी. तो सपोज इसकी वजह से जो इसके अंदर पावर है दैट इज V2 × I2 मान लिया मैंने इस कॉइल के अंदर. ओके. नाउ अब इसके अंदर एक म्यूचुअल इफेक्ट होगा. इसके अंदर एक म्यूचुअल इफेक्ट होगा किसकी वजह से, हम जानते हैं M dI1/dt. इसके अंदर करंट I1. तो अब I1 मेरा फिक्स हो गया कांस्टेंट dI1 कैपिटल. अब कांस्टेंट टर्म का अगर डिफरेंशिएशन लेते हो तो क्या होता है, जीरो. तो इस कॉइल में इसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा, जीरो. बट
अब I2 करंट फ्लो कर रहा है, ओके, I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो एक इफेक्ट होगी, वो क्या होगी, बेसिकली इसकी वजह से यहाँ पे इस सर्किट के अंदर एक वोल्टेज डेवलप होगी, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगी, एम इंटू I1 आएगा और di2/dt। I1 छोड़ो आप, I1 नहीं, वोल्टेज डेवलप की बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू एम di2/dt, क्योंकि I2 चेंज कर रहा है तो ये म्यूचुअल फ्लक्स यहाँ पे जाएगा और di2/dt आएगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस कॉइल दैट विल बी इक्वल टू V2 इंटू I2, सी V2 इंटू I2 प्लस, अब इसमें वोल्टेज डेवलप कितनी हुई, एम di2/dt, एम di2/dt, बट करंट इसमें फ्लो कर रहा है कौन सा, कैपिटल I1, ये कैपिटल I1, स्मॉल I1 है बट यहाँ पे मैंने कैपिटल I1 लिख दिया। ओके, सो दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सेकेंडरी कॉइल। अजम्पशन क्या माना वो देख लेना आप, है ना। बस इसको सॉल्व किया मैंने, तो टोटल एनर्जी, इसको इंटीग्रेट करो, ऑफ द सर्किट विल बी दिस। ओके, तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय सर्किट फर्स्ट एंड दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय सेकंड सर्किट। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर इंटू प्लस M12 इंटू I1 I2। ओके, मैंने क्या अज्यूम किया था कि पहले I1 फ्लो कर रहा था, I2 फ्लो नहीं कर रहा था। अब उल्टा भी मान सकते हो, और जब उल्टा मानोगे तो मैंने क्या माना, I2 फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो नहीं कर रहा। उल्टा चलते हैं, तब भी इक्वेशन डिराइव होगी ये वाली, देखो। ओके, ये इक्वेशन डिराइव होगी, तो इसमें देखा M12 का मतलब कॉइल नंबर 1 का इफेक्ट सेकंड पे, और M21 का मतलब M2 का इफेक्ट सेकंड कॉइल का फर्स्ट पे। ये दोनों एनर्जी स्टोर बराबर होंगी, चाहे आप लेफ्ट कॉइल से चालू करो राइट साइड से करो, तो अगर इन जिनको इक्वल प्रूव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि M12 इज इक्वल टू M21, ये भी प्रूव हो चुका है ना, दैट इज इक्वल टू M। So total energy stored will be equal to half L1 I1 square plus half L2 I2 square plus M I1 into I2। डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ये प्लस है, मैं माइनस भी लिख सकता था, कैसे, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरी नेगेटिव हो। ओके, नेगेटिव का मतलब, अगर इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए, डॉट के अंदर I1 एंटर कर रहा है, सिमिलरली डॉट के अंदर भी I2 एंटर कर रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। अगर इसमें डॉट में एंटर कर रहा है बट इसमें बाहर जा रहा है तो नेगेटिव, या फिर यू कह सकते हो ये प्लस माइनस V2 माइनस प्लस ऐसे आ गया। ओके, ये मैं बता चुका हूँ डॉट कन्वेंशन, तो प्लस M आएगा माइनस M आया, हम बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी डॉट कन्वेंशन, डॉटेड टर्मिनल से। तो अगर ये डॉटेड टर्मिनल्स उल्टे होते तो ये माइनस M1/2 होगा। तो एक जनरल इक्वेशन हो गई मेरी एनर्जी स्टोर्ड, जहाँ पे अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट इज हाफ L1 I1 का स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 का स्क्वायर प्लस माइनस M इंटू I1 इंटू I2, ये इंस्टेंटेनियस पावर I1। ओके भाई, अगर पॉजिटिव साइन आएगा तब अगर दोनों ही डॉटेड टर्मिनल्स के अंदर करंट एंटर कर रहा है, और एक में एंटर कर रहा है, एक डॉटेड टर्मिनल से बाहर निकल रहा है दूसरे में, तो नेगेटिव आएगा। ओके, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट, म्यूचुअल इंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, कि भाई एक रिलेशनशिप निकालना चाहता हूँ कि M और L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर इस क्वांटिटी में देखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर, अगर प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड हमारी पॉजिटिव रहेगी। बट अगर ये नेगेटिव है, सपोज आई एम कंसिडरिंग दी नेगेटिव, अब ये नेगेटिव है तो ये टोटल एनर्जी स्टोर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये पैसिव सर्किट है, पैसिव सर्किट है तो एनर्जी स्टोर करेगा ही करेगा, है ना। तो वो दिस टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, अब इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है अंडर रूट करके, जो I1 I2 रूट L1 L2 से बेसिकली मल्टीप्लाई डिवाइड करके, सॉरी प्लस करके और माइनस करके बेसिकली ये इक्वेशन डेवलप करी। मैथमेटिक्स है सिंपल, इसको डेवलप किया। ओके, नाउ ये स्क्वायर टर्म है, ये पहली वाली क्या है, स्क्वायर टर्म है, तो ये तो हम नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर मैं बात करूँ, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, 0, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। ओके, सो इट
मैंने इसकी लिमिट, मैं मैक्सिमम लिमिट निकालना चाहता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, इसलिए मैं 0 और इन्फाइनाइट ले रहा हूँ मैक्सिमम लिमिट। तो इसका मैंने क्या ले लिया 0, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू की जो लिस्ट वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये डेवलप हो गया कि I1 I2 अंडर रूट L1 माइनस L2 एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी हटा दो तो सिंपल मेरे पास बन गया एम इज लेस देन और इक्वल टू रूट L1 L2। ओके, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को मैंने के ले लिया। ओके, के मेरा बेसिकली कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, यहाँ पे के ले लिया, के इज इक्वल टू, या फिर ये इक्वेशन याद रखो, एम इज इक्वल टू के रूट L1 L2, यहाँ से डिराइव, अभी तक आपने डायरेक्ट इक्वेशंस पढ़ी है, मैंने आज आपको डिराइव करके दिखी कि यहाँ कहाँ से आया। सो एम इज इक्वल टू के रूट L1 L2। व्हाट इज के? के इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसकी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में। ओके, अगर k की वैल्यू 1 है, व्हाट इज k की वैल्यू 1 है, मतलब 100% कपलिंग है। मतलब कपलिंग का मतलब क्या हो रहा है? कपलिंग का मतलब म्यूचुअल फ्लक्स पूरी कपल कर रही है, यानी इससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी जाके इसमें से गुजर रही है, सारी की सारी, विदाउट एनी लॉसेस। पहले क्या होता था, कुछ इसमें से जा रही थी और कुछ यहाँ पे सेल्फ, बट ना सेल्फ जाके जितनी भी अगर फ्लक्स जनरेट हो रही है, सपोज 100 वेबर जनरेट हो रही है, सारी की सारी इस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर गई, इट मीन्स 100% कपल्ड है, ये पूरी की पूरी जो फ्लक्स है वो दूसरे के साथ कपल्ड है, इसका मतलब के इज इक्वल टू 1। ओके, के इज इक्वल टू 1, ये याद रखना हमें। ओके, बट अगर के की वैल्यू लेस देन 0.5 है, इसका मतलब कहते हैं हम लूजली कपल्ड, और के की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है, इसे हम कहते हैं टाइटली कपल्ड, जो कि हम ज़्यादातर रखते हैं। ओके, अगर इस एग्जाम्पल में हमने प्रीवियस क्लास में एग्जाम्पल देखा था, सी टोटल फ्लक्स हमारी क्या थी 5-1, 5-1 दो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही थी, 5-1-1 और 5-1-2, अगर याद आ रहा है तो ठीक है। अब 5-1-1 क्या थी मेरी सेल्फ इंडक्टेंस, 5-1 मेरी सिर्फ इसी कॉइल के साथ लिंक कर रही है, बट 5-1-2 क्या कर रही है, इसकी कुछ फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर रही है। सो के विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द फ्लक्स लिंकिंग 5-1-2, देखो 5-1-2 डिवाइडेड बाय टोटल फ्लक्स 5-1-1 प्लस 5-1-2। ठीक है, सिमिलरली अगर I2 करंट फ्लो कर रहा हो तो उसकी वजह से 5-2 फ्लक्स होगी, 5-2 की वजह से 5-2 तो आपकी सेल्फ फ्लक्स होगी, और 5-1 होगी म्यूचुअल फ्लक्स। तो रेशियो ऑफ दिस म्यूचुअल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल फ्लक्स इज दिस। अगर ये रेशियो 1 तभी होगा जब ये 5-2 भी इसके साथ लिंक करे, यानी ऊपर 5-1 और 5-2 आ जाएगा, और दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1, दैट इज मीन्स 100% कपल्ड, यानी जो आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन होती नहीं है। ओके, सो के की रेंज हमारी क्या आती है 0 से 1, तो वो टाइटली कपल्ड, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से ज़्यादा फ्लक्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी करेगा जब मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ लिंक करे। ओके, तो हमारा जो अगर आप ट्रांसफॉर्मर मशीन के अंदर पढ़ चुके हो तो उसके अंदर बेसिकली जो एयर कोर होता है वो होता है लूजली कपल्ड और लाइटली कपल्ड, जिसमें के की वैल्यू लेस देन 0.5 होती है। ओके, और अगर याद होगा ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के अंदर ये आपका कोर है, कोर के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंड को ऐसे वाउंड करते हैं और सेकेंडरी वाइंड को इस पे ना वाउंड करके इसी के ऊपर वाउंड करते हैं, ताकि कपलिंग, मेरा जो कपलिंग कॉफिशिएंट है वो बढ़ जाए। देखो सी, दिस इज टाइटली कपल्ड ग्रेटर देन 0.5। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग। समझ में आ गया होगा, एनर्जी स्टोर्ड भी समझ में आ गया होगा आपको, और कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी समझ में आ गया होगा। लेट्स डू एन एग्जांपल। हाँ, कंसीडर दिस फिगर। अब इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, डिटरमाइन दी कपलिंग कॉफिशिएंट। तो कपलिंग कॉफिशिएंट आप जानते हो क्या होता है, के इज इक्वल टू एम रूट L1 बाई L2, या एम इज इक्वल टू के रूट L1 बाई 2। L1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 5 हेनरी, L2 की वैल्यू दे रखी है 4 हेनरी, और म्यूचुअल एम कितना दे रखा है 2.5। तो इसलिए कपलिंग कॉफिशिएंट कितना आ गया 0.56, मतलब ये लूजली कपल्ड है या फिर टाइटली टाइटली कपल्ड है, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0.5। चलो, ये तो कपलिंग कॉफिशिएंट हो गया। फिर इसने पूछा कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कपल्ड इंडक्टर, coupled inductors at time t is equal to 1 second। ओके, v की वैल्यू दे रखी है 60 cos 4t प्लस 30 डिग्री। ओके, ये तभी होगा जब मैं इसके अंदर क्या निकाल पाऊँ, करंट निकाल पाऊँ।
मुझे करंट निकालना पड़ेगा, केवीएल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस सर्किट को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा? प्रीवियस क्लास के अंदर हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ये टाइम डोमेन में मुझे इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए सबसे पहले सारी चीज़ को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका V60 कॉस ओमेगा कॉस 4t प्लस 30d, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू है 4। ओके, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 60, सी यहाँ पे कन्वर्ट किया मैंने 60, एंगल एंगल कितना है? 30 डिग्री। ओके, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 4 रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली 10 है, 10 ओम है, 10 ओम को तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंसी डोमेन हो चाहे टाइम डोमेन हो, ओम रजिस्टर हमेशा सेम रहता है। ये कितने देर का? 5 हेनरी इंडक्टर है, उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करते हैं? जे ओमेगा एल, सी जे ओमेगा एल वन, जे ओमेगा कितनी है? 4, 4 इंटू और एल कितना? 5, 4 इंटू 5 20, तो जे 20 ओम आ गया। सिमिलरली 2.5 हेनरी, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, म्यूचुअल है तो इसको भी हमने चेंज कर दिया म्यूचुअल। देखो जे ओमेगा एम को जे 10 कर दिया। सिमिलरली 4 हेनरी है, इसको भी हमने चेंज कर दिया। ओके, नाउ ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या होता है? 1 अपॉन जे ओमेगा सी होता है, याद रखना 1 अपॉन जे ओमेगा सी। तो पुट करो तो ये माइनस J4 ओम आ गया। ये सारी चीजें हम बेसिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। ओके, अब इस पूरे सर्किट को रिड्रॉ करिए और ये वैल्यू पुट करिए। सी दिस इज दी, ओके। चलो मैथ एनालिसिस करते हैं, पहले वाले में मैथ एनालिसिस करते हैं। तो क्या आएगा? 60 एंगल 30 इज इक्वल टू 10I1 प्लस J20I1। ओके, ये तो ये हो गया। अब ये म्यूचुअल की वजह से भी तो आएगा। म्यूचुअल की वजह से क्या आएगा? J10 इंटू, ये तो I1 हुआ था, J10 अब इसके अंदर किसकी वजह से? I2 की वजह से। अब ये प्लस आएगा या माइनस आएगा? आप डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हो। कैसे? देखो, ये I1 करंट एंटर कर रहा है डॉट के अंदर और I2 करंट भी डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, तो म्यूचुअल इफेक्ट क्या होगा? प्लस J10। ओके, सी प्लस J10I2, ये कर सकते हो। या फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, इस पूरे सर्किट को आप J20 तो एज इट इज लिख दो यहाँ पे। सिमिलरली इसको क्या लिख दो आप? J60 एज इट इज लिख दो। फिर आपको कुछ नहीं करना है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगानी है आगे विदाउट एनी। ओके, ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी? जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है? J10। ये आपका I1 करंट फ्लो कर रहा था इसके अंदर, तो J10 और इसमें I2, तो J10I2 आएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? J10I1। ओके, अब प्लस माइनस वन कैसे डिसाइड करोगे? देखो, याद है इसके अंदर I1 करंट, यहाँ पे सॉरी, इसका डिसाइड कर रहे हो तो हम I2 है, तो I2 का डायरेक्शन देखो, I2 इसके अंदर एंटर कर रहा है, डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, तो मतलब आपका डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, तो इस डॉट में से प्राइमरी साइड निकलना चाहिए। निकलना चाहिए का मतलब करंट का डायरेक्शन ऊपर, करंट का डायरेक्शन ऊपर तब होगा जब ये प्लस और ये माइनस होगा। ओके, सिमिलरली इसका ट्राई करना है। ये I1 है, तो I1 देखो डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, अगर डॉट के अंदर एंटर कर रहा है तो ये डॉट में से बेसिकली निकलना चाहिए, यानी नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तभी होगा जब ये माइनस होगा ये प्लस होगा। बस, फिर आप केवीएल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये ट्रिक है, डायरेक्ट आप म्यूचुअल जो भी अगर आपको याद है, डॉट कन्वेंशन अगर याद रहता है तो वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज दी फर्स्ट। ओके, सेकंड फॉर मैथ एनालिसिस, सेकंड में क्या आएगा? J16 माइनस J4 इंटू I2। ओके, अब फिर से J10 आएगा, बट I1 का इफेक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो देखना है। I1 करंट डॉट के अंदर एंटर कर रहा है और यहाँ पे भी I2 करंट डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, यानी सेम, यानी प्लस, तो प्लस J10। दो इक्वेशन, दो अननोन, I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी। सी, ओके। अब क्वेश्चन में टाइम डोमेन में पूछा है, क्वेश्चन अगर टाइम डोमेन में दे रखा है तो आंसर भी टाइम डोमेन में होगा। तो अब मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन को किस में चेंज करना है? टाइम डोमेन में। तो I1 की वैल्यू अगर मैं बात करूं यहाँ से 3.904 कॉस 40 माइनस एंगल 19.4। सिमिलरली I2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था? एनर्जी स्टोर। तो एनर्जी स्टोर आप जानते हो, ये फॉर्मूला होता है एक म्यूचुअल कपल्ड सर्किट के अंदर, और ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, देख लो, प्लस ही आएगा। डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, इसमें भी डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, ये हमने माना था करंट। ओके, तो प्लस M1 माइनस I2 आएगा। अब I1 और I2 की वैल्यू मुझे निकालनी है कब? 1 सेकेंड में पूछा इसने, तो 1 सेकेंड की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। हाँ, यहाँ पे जो अक्सर आप गलती करते हो ध्यान रखना है, जब आपने I1 की वैल्यू पुट करोगे 3.90 कॉस 4t, टी की वैल्यू क्या रखोगे? 1, तो 4
आपका ये रेडियंस में आया, बट आगे ये जो एंगल दे रखा है वो डिग्री में दे रखा है। इस रेडियन को मुझे फोर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उसका तरीका क्या है, 4 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ये तरीका है, ये मैथमेटिक्स में आप जानते हैं। ओके, तो ये 4 रेडियन कितना हो गया, 229.2 डिग्री। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि 4 को आप 19.4 से माइनस कर रहे हो, नहीं, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। ओके, तो मुझे इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है 4 को। सिमिलरली ओके, तो ये आपका आ गया आंसर। इसके अंदर आपने जैसे ही वैल्यू पुट करी, ये आंसर आ गया -3.389, नहीं 2.85, यहाँ पुट करना, बस आंसर आ गया आपका। ओके, this is how you can calculate the mutual effect or mutual energy, total energy in a circuit or mutual coupling. Okay, now the last topic of this unit is the ideal transformer, जो आप पढ़ चुके हो अपने डीसी मशीन के अंदर, फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट। डीसी सॉरी इसमें आपके मशीन के अंदर, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के अंदर आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ चुके हो, फिर आपने आइडियल ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ा होगा। अगर याद होगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो पहली कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, वो होती है आपकी कि जो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है m, ओके, दैट मस्ट बी इनफाइनाइट। सिमिलरली L1 और L2 जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट मस्ट आल्सो बी इनफाइनाइट, मतलब, और परमिएबिलिटी, ओके, परमिएबिलिटी होती है ट्रांसफॉर्मर की जो कोर की, वो भी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। ओके, और जो ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस होते हैं, कोर लॉसेस, ओके, आयरन लॉसेस, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, ये सारी कंडीशंस हैं जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की होती हैं। ओके, तो अब इसके अंदर म्यूचुअल कपलिंग का मतलब के की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1, मतलब जितना 100 जो फ्लक्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है सारा का सारा इसके साथ लिंक कर जाए। ओके, तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। फिर कुछ नहीं है, ये आपको इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर आए तो आपको यही करना है। और सिंपल, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, V1 V2 L1 L2 डॉट कन्वेंशन आप जानते ही हो। सर हाँ, ये L1 L2 टेंड्स टू इंफिनिटी मींस L1 L2 का मतलब होता है ये इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल का परमेबिलिटी इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये, मतलब थोड़ी सी वोल्टेज, जीरो वोल्टेज पे भी ये क्या करेगा, V2 के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर दे। इनफाइनाइट का मतलब भाई इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तभी मतलब इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर करेगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है आपके जैसे ही आपने 0.001 वोल्टेज दिया उतने में ही ये पूरा का पूरा एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा विदाउट एनी एनर्जी लॉस। ठीक है, मतलब L1 L2 इनफाइनाइट बोल दो या हाई परमेबिलिटी इनफाइनाइट बोल दो एक कोर की, ठीक है, वो दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, इंडक्टेंस का मतलब है कि भी इनफाइनाइट एनर्जी वो स्टोर कर सकता है। हम आइडियल कंडीशन, हम तो यही चाहते हैं ना कि भाई आप जितनी भी एनर्जी दो एक आइडियल इंडक्टर को, तो वो इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर तभी कर सकता है जब L1 की वैल्यू क्या होगी उसकी, इनफाइनाइट। क्योंकि हमने पढ़ा है अभी हाफ L1 I1 का स्क्वायर होता है एनर्जी स्टोर, तो L1 की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगी तभी ये इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर कर पाएगा। ओके, तो अब इसके अंदर सी दिस इज द कंडीशन, यहाँ पे मैंने सारी बता रखी है। कॉइल्स हैव वेरी लार्ज रिएक्टेंसेस L1 L2 M इक्वल टू इनफाइनाइट। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होगा वो K इज इक्वल टू 1 होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स लॉसलेस तभी हो सकती है जब रजिस्टिव लॉसेस मेरे क्या होंगे, रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, so an ideal transformer is a unity coupled lossless transformer in which primary and secondary coils have infinite self inductances. Okay, this is the definition of an ideal transformer. ठीक है, अब इसके अंदर ये जो यहाँ पे डिराइव किया टर्न्स रेशियो आप जानते हैं होता क्या है, n इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, दिस इज कॉल्ड टर्न्स रेशियो। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू L2 अंडर रूट ऑफ L1। ओके, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें। ओके, तो ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द फिगर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। और आइडियल मैंने माना है, आइडियल का मतलब होता है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आयरन कोर को। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है समझ में आ गया, एन दैट इज इक्वल टू सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज, ये आप देख चुके हो। और एंड दैट इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तभी ये इक्वेशन लिख सकते हैं।
ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्म मान के सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये सर्किट आप ले सकते हो। ओके, तो अब इसके अंदर जो केवीएल इक्वेशन लिख सकते हो वो लिख सकते हो v1 इज इक्वल टू n1 d5/dt। और m मैंने हटा दिया, m क्योंकि वो म्यूचुअल पूरा को पूरा इसके साथ लिंक कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। एंड व्हाट इज ZL? ZL इज माई बेसिकली लोड इम्पिडेंस, लोड की तरफ लगा हुआ है। ZL को हम लिख सकते हैं V2/I2। ये सारी चीजें मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मर में पढ़ चुके हो। ओके, और ये भी डिराइव कर चुके हो। सी V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू N। दिस इज माई बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और इसको ही हम आगे जाके I1/I2 लिख सकते हैं क्योंकि पावर जो सप्लाइड पावर है, सप्लाइड पावर क्या होगा V1I1N2 और रिसीव्ड पावर क्या होगा V2I2, वो सेम मतलब बराबर होंगे एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, एक लॉस लेस आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। तो उससे हमारी ये इक्वेशन डिराइव हो गई, I2/I1 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू 1/N। ओके, अब ये जानते हो कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, और n की वैल्यू 1 होगी तो मतलब आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर होगा, और n की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो दैट मीन्स इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, और बाकी ये सब चीजें आप जानते हो कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज 2400 है, सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज 120 वोल्ट है। ओके, और ये कौन सी वैल्यू है? पीक वैल्यू नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू है। ओके, और ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हुआ? प्राइमरी 2400 है, सेकेंडरी 120 है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हुआ। ओके, तो ये सब चीजें आपको पता है। हाँ, एक पोलैरिटी आपने पढ़ी है, पता है कि एन की वैल्यू प्लस एन आएगी या माइनस एन आएगी, वो ध्यान रखने वाली चीज है। वो कैसे आएगी? अगर ढंग से बेसिकली इसको चीज याद रखना, इफ V1 एंड V2 आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव एट डॉटेड टर्मिनल यूज प्लस एन, अदरवाइज यूज माइनस एन। इसका मतलब क्या है? देखो ये डॉट है, ये प्लस है, और इसी डॉट पे भी प्लस V2 है, यानी V1/V2 का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/n, एंड और ये प्लस होगा। बट अगर सपोज ये V2 की वैल्यू ऐसे दे दी इसने, प्लस माइनस ना दे के माइनस प्लस दे दी, तो V1/V2 की वैल्यू होगी -n। ओके, अब अगर करंट की बात करें, हम जानते हैं I1/I2 इज इक्वल टू n। ओके, तो ये प्लस एन आएगा माइनस एन आएगा, वो कैसे? यहाँ पे देखो ये लिख रखा है, इफ I1 एंड I2 बोथ एंटर इनटू और बोथ लीव द डॉटेड टर्मिनल्स। अगर एंटर करते हैं डॉटेड टर्मिनल्स के अंदर या एक साथ लीव करते हैं डॉटेड टर्मिनल्स में, तो माइनस एन आएगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो तुम। ठीक है, V1 V2 में अगर डॉटेड में पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, बट करंट में ध्यान रखना, अगर एक साथ I1 करंट डॉटेड में टर्मिनल में एंटर कर रहा है और I2 भी एंटर कर रहा है, या फिर I1 लीव कर रहा है और I2 भी लीव कर रहा है, तो माइनस एन आएगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि मैंने डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि देखो डायरेक्शन I2 का मैंने ऐसे माना है, हमेशा मैं I2 अंदर की तरफ मानता था, इसलिए ये यहाँ पे चेंज हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो यहाँ पे पहली वाली फिगर देखिए, हम जानते हैं कि V2 बराबर V1 इज इक्वल टू n होता है। n क्या होता है? N2/N1, ये हमेशा याद रखना। सिमिलरली I2/I1 क्या होगा? N1/N2। ओके, बट अब ये प्लस आएगा या माइनस आएगा वो कैसे डिसाइड? जो मैंने अभी रूल्स बताए आपको, तो रूल्स क्या बताया मैंने आपको? देखो सबसे पहले इसकी देखते हैं, V1 और V2 में देखो डॉट पे, इस पे भी पॉजिटिव इस पे भी डॉट पॉजिटिव, यानी प्लस आएगा। सी, ये प्लस आ गया। सिमिलरली I1 इसमें एंटर कर रहा है और I2 इससे बाहर निकल रहा है, तो क्या आएगा? प्लस। सी, ओके, नाउ इसमें देख लेते हैं डॉट के अंदर, सॉरी पहले वोल्टेज का देख लेते हैं। ये भी डॉट पे पॉजिटिव है, ये भी डॉट पे पॉजिटिव है। ओके, तो प्लस, बट I1 करंट इसमें एंटर कर रहा है और I2 करंट भी एंटर कर रहा है, तो नेगेटिव। ओके, सिमिलरली सी पार्ट देख लीजिए, इस पे डॉट पे नेगेटिव है, इस पे डॉट पे पॉजिटिव, उल्टे हैं, तो माइनस आ गया देखो। ओके, सिमिलरली इसके अंदर देखो I1 करंट डॉट से बाहर निकल रहा है और इसमें I2 करंट डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, उल्टा है, तो पॉजिटिव आएगा। करंट में उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सिमिलरली इसके अंदर देख लीजिए, डॉट पे पॉजिटिव डॉट पे नेगेटिव, तो वोल्टेज वाला नेगेटिव आएगा। सिमिलरली डॉट में एंटर कर रहा है और इधर भी I2 डॉट में एंटर कर रहा है, तो आपका सेम है, तो नेगेटिव। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना। नाउ वही हम जानते हैं कि n इज इक्वल टू V2/V1 होता है, और
एन इज इक्वल टू आई वन अपॉन आई टू है, तो एक दूसरे के में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू हम देख चुके हैं, अगर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है ये, तो वी वन इंटू आई वन कॉन्जुगेट। वी वन को हम क्या लिख सकते हैं, वी टू बाई एन, ये जानते हैं, एन इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन हम जानते हैं। सो वी वन की जगह हम वी टू बाई एन लिख सकते हैं, और आई वन की जगह लिख सकते हैं एन इंटू आई टू का कॉन्जुगेट। एन से एन कैंसिलेट, तो फिर से क्या गया, वी टू इंटू आई टू कॉन्जुगेट। यानी आप कॉम्प्लेक्स पावर प्राइमरी साइड से निकालो या फिर सेकेंडरी साइड से निकालो, सेम आएगा। ओके, फिर दूसरा है, ये सब प्रूव है कि भाई हम ट्रांसफॉर्मर को सॉल्व करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर किसके काम आता है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए काम में आता है। ओके, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए काम आता है, मतलब हम प्राइमरी सेकेंडरी साइड की वोल्टेजेस या फिर इम्पीडेंस को हम प्राइमरी साइड में रिफर कर सकते हैं। सिमिलरली प्राइमरी साइड वोल्टेज एंड इम्पीडेंस को हम सेकेंडरी साइड रिफर कर सकते हैं। अगर वो याद है तो कैसे करते हैं, मैं डायरेक्ट, ये प्रूफ आपके नहीं आएगा, इसमें प्रूफ दे रखा है, आप कर चुके हो वैसे तो प्रूफ कैसे, वही थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल के, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल के, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल के आप प्रूव कर सकते हो। ओके, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ जो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या कहती है कि भाई दिस रूल, कि अगर आपका सेकेंडरी साइड है, व्हाट इज जो भी प्राइमरी एन आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ठीक है, अगर आप सेकेंडरी वाइंडिंग को, ओके, और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है वी टू बाई वी वन, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगर आपने दिस इज द सर्किट, ओके, अब मुझे Z2 को और V2 को और VS2 को प्राइमरी साइड ले जाना है। ओके, तो क्या आएगा, तो जो भी इम्पिडेंस है, अगर आप पीछे लेके जा रहे हो, प्राइमरी साइड लेके जा रहे हो, तो इम्पिडेंस सारी एन स्क्वायर से डिवाइड हो जाएंगी, और वोल्टेज हैं वो सारी एन से डिवाइड होंगी, और जो करंट है यानी वी एस टू बाई एन हो जाएगा और जेड टू बाई एन स्क्वायर हो जाएगा प्राइमरी साइड में, और करंट क्या हो जाएगा, करंट होगा आई टू इंटू एन, अगर प्राइमरी साइड में लेके गए। तो देखो ये प्राइमरी साइड का सर्किट मैंने बना रखा है, वी एस वन जेड वन तो एज इट इज प्राइमरी का है, जेड टू को हम प्राइमरी साइड ले गए तो क्या आएगा, जेड टू बाई एन स्क्वायर, वी एस टू को हम प्राइमरी साइड ले गए तो क्या आएगा, वी एस टू बाई एन। ओके, अगर प्राइमरी को सेकेंडरी साइड यानी आगे लेके जाएं तो उल्टा हो जाएगा, ये इम्पिडेंस एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, वोल्टेज एन से मल्टीप्लाई होगी, करंट एन से डिवाइड होगा। सी देखो, अब इन प्राइमरी पैरामीटर्स को मुझे सेकेंडरी साइड ले जाना है, तो एन वी एस वन हो जाएगा, एन स्क्वायर जेड वन हो गया, और ये जेड टू वी एस टू तो ऑलरेडी सेकेंडरी साइड थे ही, तो दिस इज द सर्किट रिफर्ड टू सेकेंडरी एंड दिस इज द सर्किट रिफर्ड टू प्राइमरी। अब आप सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों चीजों के जो रूल है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, तो ये आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर हुआ। ओके, और आइडियल ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम बना सकते हो, ये डायरेक्ट दिस। ओके, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पे आई नोट आता था, अगर याद है तो आपको। ओके, सो दीज आर दी क्वेश्चन। सबसे पहले एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड एट दिस, 2400 120 वोल्ट पे रेटेड है, और 9.6 केवीए की रेटिंग दे रखी है। ओके, तो मतलब प्राइमरी वोल्टेज कितनी है, 2400 वोल्ट, और सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है, 120 वोल्ट, और हैज 50 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी साइड, मतलब आप बना के देख लो ऐसे दिस। ओके, ये 2400 है भाई, और ये आपका 120 है, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स इसने 50 दे रखे हैं सेकेंडरी साइड के। सो कैलकुलेट द टर्न्स रेशियो। हाँ सर, हाँ सर, ओके, सो कैलकुलेट द टर्न्स रेशियो। तो अब आपको टर्न्स रेशियो क्या होता है, V2 बाई V1। ओके, दिस इज V2 बाई V1। V2 कितना दे रखा है, 120, और V1 कितना है, 2400, तो कितना आ गया टर्न्स रेशियो, 0.05। और मुझे हाँ बताइए। सर यदि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो तब टर्न्स रेशियो क्या होता है? कोई भी हो, अगर ये 120 है और ये 2400 होता, तो भी टर्न्स रेशियो क्या होता, N2 बाई N1। देखो मैंने प्राइमरी बाय सेकेंडरी नहीं बता डिफाइन किया, मतलब हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज नहीं डिफाइन किया, मैंने डिफाइन किया है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, ये डिफाइन किया मैंने, n इज इक्वल टू N2 बाई N1, इनसे मैंने डिफाइन किया है V2 बाई V1। ओके, तो अब ये टर्न्स रेशियो आ गया, और 50 बाई N1, तो इससे N1 भी आ जाएगा।
अब इसने पूछा थर्ड करंट रेटिंग ऑफ द प्राइमरी पूछा है, तो करंट रेटिंग आप जानते हो कि 9.6 kVA इज इक्वल टू क्या होगा, V1 इंटू आई, यही होता है V इंटू आई। तो V1 मुझे जानते हैं, V1 क्या है आपका वोल्टेज 2400, I1 करंट आ जाएगा यहाँ से। सिमिलरली I2 के अंदर V2 पुट करिए तो उससे ये आ जाएगा। अगर प्राइमरी करंट निकल गया तो सेकेंडरी करंट आप इससे भी निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो ट्रांसफार्मर के साथ तो आप फिजिबल होंगे काफ़ी, क्योंकि आप मशीन्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन फटाफट, फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर सर्किट द सोर्स करंट I1, सोर्स करंट I1 पूछा है, एंड द आउटपुट वोल्टेज V0 पूछा है। ठीक है, एंड द कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले और आपका टर्न्स रेशियो कितना दे रखा है, देखो टर्न रेशियो 1/2 दे रखा है, इसका मतलब टर्न्स रेशियो दे रखा है आपका सेकेंडरी आपका सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय प्राइमरी, तो दैट इज इक्वल टू 2 दे रखा है। एन की वैल्यू 2 है यहाँ पे। ओके, ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। टर्न्स रेशियो 2 है। तो एक तरीका ये है कि इस पूरे ट्रांसफार्मर को मैं प्राइमरी साइड रिफर कर दूं, या फिर इस पूरे ट्रांसफार्मर को मैं सेकेंडरी साइड रिफर कर दूं। एक तरीका है। तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि यहाँ पे एक ही मेरे पास रेजिस्टेंस है, अगर इसको मैं प्राइमरी साइड रिफर करूं तो ज़्यादा आसान रहेगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिफर कर रहा हूँ प्राइमरी साइड। ओके, तो अब प्राइमरी साइड के लिए यानी पीछे जाना है, पीछे जाना मतलब एन स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो z की वैल्यू कितनी है 20, 20 को एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे यानी 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 5 ओम, यानी ये 5 ओम पीछे चला जाएगा। मतलब आपके पास जो सर्किट बन गया वो कुछ यूं बनेगा, 4 माइनस J6, इसकी वैल्यू कितनी है 5 ओम। ओके, बस अब मुझे I1 करंट निकल जाएगा यहाँ से। I1 करंट क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस, दैट इज इक्वल टू टोटल इम्पिडेंस कितना होगा 4 माइनस JX प्लस 9, दिस। तो I1 करंट आ गया। ठीक है, अब I1 करंट आ गया तो I2 करंट आ सकता है, कैसे, क्योंकि I1 बाय I2 इज इक्वल टू 1/n। ओके, अब ये प्लस आएगा माइनस है वो देखना है। देखो वो कैसे डिसाइड करोगे, इससे I1 करंट डॉट से बाहर निकल रहा है और I2 करंट भी डॉट से बाहर निकल रहा है, यानी एक साथ है, यानी नेगेटिव आएगा करंट वाले केस में, तो सी -1/n। ओके, तो I2 ये आ गया। और V0 की वैल्यू क्या होती है, V0 की वैल्यू होती है 20 इंटू I2, 20 इंटू I2 पुट करो। बट ये माइनस है, माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस को 33.69 को मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 33.69, ये आप पोलर फॉर्म में जानते हैं। तो 180 प्लस 33.69 क्या होता है 213, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। और कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड क्या हो जाएगा, दिस Vs वोल्टेज इनटू I1 का कॉन्जुगेट। तो Vs हम जानते हैं, I1 का कॉन्जुगेट का मतलब ये आपका एंगल, सॉरी I1 कहाँ है आपका, ये रहा I1, -33 आ जाएगा, कॉन्जुगेट का मतलब एंगल नेगेटिव हो जाता है। दिस इज माई दी कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड। ओके, चलो एक लास्ट और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट दी पावर सप्लाई टू द 10 ओम रजिस्टर, मतलब मुझे I2 निकालना है, I2 निकालना होगा तभी, दैट इज पावर सप्लाइड विल बी इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू R कितना है 10। ओके, अब इसमें आप देखो ये सर्किट आपस में दोनों तरह से कंडक्टिंग भी है और म्यूचुअल भी है। ठीक है, तो इसके अंदर अब आप डायरेक्ट सेकेंडरी को प्राइमरी से रिफर नहीं कर सकते, रिफर तभी कर सकते जब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये बीच में कनेक्शन आ गया तो रिफर टू आप भूल जाओ। अब मुझे वही बेसिक चलना पड़ेगा, I1 करंट केवीएल लूप निकालो और I2 निकालो, खत्म। ओके, तो इसके अंदर भी केवीएल लगाना, इसके अंदर भी केवीएल निकालना, I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी। और म्यूचुअल कपलिंग इसके अंदर आएगा, वो क्या आएगा देखो, प्लस आएगा नेगेटिव आएगा। देखो I1 डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, I2 भी डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, तो म्यूचुअल जो कपलिंग आएगी दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव एम। एम वो आएगा आपका पॉजिटिव ही आएगा, और एम इसने दे नहीं रखा, वैसे यहाँ पे एम इसने यहाँ पे दे नहीं रखा। अगर दे नहीं रखा तो हम एम को कंसिडर करेंगे ही नहीं, एम को हम रखेंगे 0। तो देखो इस इक्वेशन के अंदर अगर एक इक्वेशन केवीएल लगाऊं तो क्या आएगा, -120 प्लस 20I1, ओके, प्लस V1, ओके, प्लस V1
एंड 30 I1 प्लस I2। ओके, V1 और V2 को क्या रेशियो दे रखा है इधर, V1 और V2 का रेशियो दे रखा है 2/1। पॉजिटिव है नेगेटिव वो देखना है आपको, डॉट पे पॉजिटिव है डॉट पे नेगेटिव है, इट मीन्स V1/V2 इज -2/1। ओके, यहाँ पे लिख रखा है सी। सिमिलरली I2/I1 भी -2 आएगा, क्यों, देखो डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, इधर डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, यानी करंट में वो नेगेटिव होता है। बस सेम इसमें केवीएल लगाया, इसमें केवीएल लगाया, तो दो केवीएल इक्वेशन हो गई, दो ये इक्वेशन गई, चार इक्वेशन, चार अननोन, V1 V2 I1 I2। उससे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। पावर ऑब्जर्व विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, तो I2 स्क्वायर, I2 ये रही, बस सिंपल है। ओके, सो यहाँ पे आपका ये आइडियल ट्रांसफार्मर खत्म हो गया। ओके, तो ये आपकी 4th यूनिट खत्म हो चुकी है, अब आपकी सिर्फ 2 यूनिट बची हैं, इसको रिवाइज करना। कोई भी डाउट है तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।